तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना। बिहार चुनाव की कैंपेनिंग के बीच जब राजनाथ सिंह ने आज तक से बात की तो गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत का रुख उन्होंने साफ किया। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अपना नया राज्य बना रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की करतूत पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके में कोई हेरफेर स्वीकार नहीं है। राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान का कोई फैसला भारत को मंजूर नहीं है। भारत गिलगित बाल्टिस्तान में कोई बदलाव मंजूर नहीं करेगा। उन्होंने साफ कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती है किसी भी सूरत में। तो क्या गिलगित बाल्टिस्तान में साजिश रचेंगे इमरान खान और जनरल बाजवा बचेंगे? इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जे को पक्का करने के लिए प्लान तो बनाया, लेकिन उनकी लड़खड़ाती जुबान से सब समझ में आ गया कि आखिर अचानक इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का अंतरिम सूबा बनाने का ऐलान किया क्यों? मैंने आज गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है। जिनकी जबान लड़खड़ा रही है, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नए स्टंट करने लगे हैं। अवैध कब्जे वाली जमीन पर दावा पक्का करने चले हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां सूबा बनाने चले हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ। ये इमरान खान और उनके जनरलों का नया ड्रामा है। इसका पहला मकसद तो गिलगित बाल्टिस्तान की आवाज दबाना है, क्योंकि जिस गिलगित में खड़े होकर इमरान ने ऐलान किया वो इमरान बाजवा के खिलाफ बगावत से सुलग रहा है। 9 सालों से तकरीबन जेलों के सलाखों के पीछे हैं, कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी बात कहां नहीं पहुंची, इनकी आवाज कहां तक नहीं गई। इस मसले को यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज किया। पंजाब से ब्यूरोक्रेसी आकर हमारे लोगों को टारगेट करके दबाया जाता है। आज हमारे लोगों की बिजनेस मफलूज है। आज हमारे छोटे कारोबारी तबका वो भी मफलूज का शिकार है। आज हमारे यहाँ के मेहनत कश तबके के घरों में फाके पड़ चुके हैं। हमें उठना होगा, नहीं तो एक एक करके हमें इसी तरह सिसक के ये मार देंगे। गिलगित बाल्टिस्तान के साथ पूरा पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। उसके अवैध कब्जे के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इससे इमरान और बाजवा की बेचैनी बढ़ी है। इसी में इमरान बाजवा ने नई चाल चली है। मैंने आज गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है। इमरान की ये नई चाल उस जाल से बचने के लिए भी है जिस जाल में आजकल इमरान खान और जनरल बाजवा फंसे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान और बाजवा की पोल खुल चुकी है। भारत के सामने कैसे ये कांप रहे थे और भाग रहे थे, पाकिस्तान की संसद से ही सबको पता चल चुका है। इसीलिए इमरान खान डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तानी सेना की खूब तारीफ कर रहे हैं। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर प्रेशर डाला हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ कर दें, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। पाकिस्तान में इमरान खान और बाजवा चौतरफा घिरे हैं।
गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम सूबा बनाने के ऐलान से इमरान बाजवा एंड कंपनी को बचने का रास्ता दिख रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने का पाकिस्तान का पुराना प्लान रहा है, लेकिन पाकिस्तान चाहकर भी ये कभी कर नहीं पाया, क्योंकि इंटरनेशनल मंच पर वो कश्मीर के पूरे इलाके को विवादित बताता है और भारत के इस अभिन्न हिस्से को भारत से अलग मानता है। लेकिन अब अंतरिम सूबा बनाने से गिलगित बाल्टिस्तान के साथ पूरे पीओके पर पाकिस्तान का इंटरनेशनल एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। पाकिस्तान में गृह युद्ध की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बन चुका है और यही कारण है कि पाकिस्तान ने यह समय चुना है गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देने का, जिससे कि वो चीन के साथ खड़ा दिखे और हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बना सके। जब 1963 में पाकिस्तान ने करीब 2100 स्क्वायर माइल का एरिया चाइना को सौंपा था तो भारत ने एतराज किया था और यही वजह थी कि भारत ने सीपेक में भी शामिल होने से इनकार किया था, क्योंकि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की धरती से गुजरता है। पाकिस्तान अब अपने बिछाए जाल में फंस जाएगा, क्योंकि कश्मीर पर कुछ बोलने से पहले अब उसे गिलगित बाल्टिस्तान पर जवाब देना होगा और गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जे को पक्का करने का उसका प्लान भी फेल हो जाएगा, क्योंकि भारत ने दो टूक कह दिया कि गिलगित भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसमें कोई बदलाव मंजूर नहीं है। पाकिस्तान पीओके तुरंत खाली करे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान आखिर ऐसी चालें क्यों चल रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको इस इलाके के बारे में बताते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। इस पर 1947 में पाकिस्तान ने हमला करके अवैध कब्जा किया था। 73,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इसके उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और पूरब में भारत है। इसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में चीन के शिनजियांग प्रांत से जुड़ती हैं। अपने इसी भूगोल की वजह से यह इलाका भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद अहम हो जाता है। अफगानिस्तान और चीन का बॉर्डर होने से यह इलाका रणनीतिक रूप से अहम है। इस इलाके से होकर ही पाकिस्तान के अंदर चीन का आर्थिक कॉरिडोर जाता है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा किया था, इसलिए कभी इसका राजनीतिक और कानूनी स्टेटस क्लियर नहीं किया। 1947 में अवैध कब्जे के करीब 23 साल के बाद गिलगित बाल्टिस्तान के लिए पाकिस्तान ने अलग प्रशासन बनाया और 62 साल के बाद 2009 में इसे सीमित स्वायत्तता दी गई। गिलगित बाल्टिस्तान में कहने के लिए अलग विधानसभा है, अलग मुख्यमंत्री होता है, लेकिन असली पार इस्लामाबाद में ही होती है। वहां से ही गिलगित बाल्टिस्तान को चलाने वाले सिलेक्ट किए जाते हैं और इसमें पाकिस्तानी सेना के जनरलों की ही बात चलती है। पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं और पाकिस्तान का संविधान भी गिलगित बाल्टिस्तान या पीओके को पाकिस्तान में मिलाने की इजाजत नहीं देता। इसके बावजूद अगर इमरान खान और जनरल बाजवा अचानक गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम सूबा बनाने का स्टंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे कई सारी वजह। इसकी पहली वजह है गिलगित बाल्टिस्तान में इसी नवंबर में स्थानीय चुनाव होने वाले। दूसरी वजह है गिलगित बाल्टिस्तान समेत पीओके की आवाज दबाने की कोशिश है। तीसरी वजह इमरान सरकार और पाकिस्तानी फौज पर उठे सवालों से बचने की कोशिश है। चौथी वजह इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़खड़ाती कुर्सी को संभालने की कोशिश है। पांचवी वजह गिलगित बाल्टिस्तान के स्टेटस को लेकर चीन की तरफ से आने वाला दबाव। गिलगित बाल्टिस्तान पर फैसले की एक बड़ी वजह चीन हो सकता है। चीन ने इस इलाके में अरबों डॉलर लगाए, लेकिन भारत के कड़े रवैये से चीन अपने इस निवेश पर परेशान है। इसीलिए वो पाकिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान का स्टेटस क्लियर करने को कह रहा है और बहुत मुमकिन है कि चीन के दबाव में ही इमरान खान और बाजवा ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का अंतरिम सूबा बनाने का ऐलान किया। ऐसा करके पाकिस्तान इस इलाके को चीन को बेचने की पूरी तैयारी कर चुका है। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे वापस तो बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों के बारे में आपको बताएंगे। आप देखते रहिए आज तक, खबरदार अभी जारी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। 94 सीटों के 2,86,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी ने दूसरे राउंड के लिए 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी ने 56 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 2015 में महागठबंधन ने 94 में से 70 सीटें जीती थी, लेकिन अब गठबंधन बदल चुका है। नए समीकरण में चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। जहां तेजस्वी के सामने अपनी ही सीटों को बचाने की चुनौती है, वहीं जेडीयू के साथ एनडीए सेंध लगाने की कोशिश में है। 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में। जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। हम तो ठेठ बिहारी सब पर भारी। हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। मिथिलांचल को केवल अंगूठा दिखाने का काम किया डबल इंजन की सरकार ने। बिहार के चुनावी शोर में सियासी पार्टियों के बीच चल रहा दंगल मिड पॉइंट पर पहुंच गया है। मैच एकदम बीच के बिंदु पर है और तेजस्वी और नीतीश जोर लगाकर कुर्सी अपनी तरफ खींच रहे हैं। कल बिहार में दूसरे दौर के वोट डाले जाएंगे। 2,86,00,000 मतदाता 1,664 उम्मीदवारों की किस्मत को लॉक करेंगे। लालू के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप का चुनावी भविष्य तय होना है। तेजस्वी राधोपुर से तो तेज प्रताप हसनपुर से मैदान में उतरे हैं। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के दावे के साथ मैदान में उतरे तेजस्वी नीतीश की विदाई को लेकर आश्वस्त हैं। सीधे हम बात पूछने आए हैं कि नीतीश जी का विदाई तय है ना? दोनों हाथ उठा के बताइए, नीतीश जी का विदाई तय है ना? जब तय है तो हमने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रहते पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में। कल की वोटिंग में कई वीवीआईपी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। लालू के समधी चंद्रिका राय जेडीयू की टिकट पर परसा से उम्मीदवार हैं। परिवार के बीच मचे घमासान की वजह से इस बार चंद्रिका राय जेडीयू से उम्मीदवार हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है, जहां बीजेपी के नितिन नवीन से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और खुद को सीएम उम्मीदवार बताने वाली प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी से सीधा मुकाबला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी मधेपुरा के बिहारीगंज से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी है। इस चरण में 4 मंत्रियों पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, मधुबनी से राणा रणधीर सिंह, नालंदा से श्रवण कुमार और हथुआ से राम सेवक सिंह के भाग्य का फैसला होगा। सियासी गणित के लिहाज से दूसरे चरण की वोटिंग कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण में 17 जिले गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर और खगड़िया की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की और जब पहली बार हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। महागठबंधन के कोटे से आरजेडी के 56 प्रत्याशी हैं।
कांग्रेस के कोटे से 24 उम्मीदवार और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 46, जेडीयू 43 और वीआईपी पार्टी के 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में 27 सीटों पर बीजेपी के साथ आरजेडी का सीधा मुकाबला है। 25 सीटों पर जेडीयू के साथ आरजेडी की आमने सामने की लड़ाई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 12 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। जेडीयू और कांग्रेस के बीच 12 सीटों पर आमने सामने का संग्राम होगा। 5 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की आरजेडी से टक्कर देखने को मिलेगी। दूसरे चरण के चुनाव के बाद ही तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी कि आखिर बिहार चुनाव के रण में बाजी कौन मारेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन। एक तरफ जहां तेजस्वी ने दूसरे चरण के लिए दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया है, वहीं दूसरी तरफ मध्य बिहार, तिरहुत और मिथिलांचल का ये पूरा इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी की कोशिश होगी कि दूसरे चरण में वो एक बार फिर से यहाँ अच्छा प्रदर्शन करे। दूसरे चरण की 94 सीटों में पिछले चुनाव में करीब 1/3 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। 2015 में लालू, नीतीश और कांग्रेस एक साथ थे। चुनावी परिणाम बिल्कुल एक तरफा थे। आरजेडी के 33, जेडीयू के 30 और कांग्रेस के 7 विधायक जीते, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 22 सीटें गई। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बदल गया है। अब बीजेपी और जेडीयू एक साथ है। यही वजह है कि इस बार टक्कर ज्यादा रोचक है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव में 94 सीटों पर जातीय समीकरण का बेहद अहम रोल है। कई सीटों पर मुस्लिम यादव वोटरों का दबदबा है, इसलिए तेजस्वी यादव दूसरे चरण के मतदान में भारी जीत की उम्मीद बांधे बैठे। हालांकि एनडीए भी इन इलाकों में कमजोर स्थिति में नहीं है। खासकर नए समीकरण के बाद बड़ी संख्या में अगड़ी जाति और अति पिछड़ों के वोट पर एनडीए की नजर है। दूसरे दौर की 94 सीटों के गणित को 2015 के वोट प्रतिशत और सीटों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 2015 के वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी ने 25.8% वोट पाए थे और 20 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 17.3% वोटों के साथ 30 सीटें जीती थी और हम पार्टी को 2.07% वोट मिले थे। लेकिन तब गठबंधन और समीकरण अलग थे। अब पिक्चर बदल चुकी है। 2015 के वोट प्रतिशत को अगर आज के गठबंधन की कसौटी पर देखें तो एनडीए का कुल वोट शेयर 45.24% होता और इसे सीटों में तब्दील करें तो दूसरे दौर की 94 सीटों में से 50 सीटों पर एनडीए का दबदबा होता। 94 सीटों पर 2015 के वोट शेयर के मुताबिक महागठबंधन के वोट प्रतिशत को देखें तो आरजेडी को 20.34 और कांग्रेस को 4.86% वोट मिले थे। सीपीआई को 1.65, सीपीएम को 1.06 और सीपीआई माले को 2.07% वोट मिले थे, जिन्हें मिलाकर 29.08% वोट शेयर होता है। इसे सीटों में बदलें तो 94 में से 41 सीटें होती। हालांकि 6.68% वोटों के साथ एलजेपी को 2 सीटें मिली थी। एलजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने 52 उम्मीदवार उतारे हैं। 2015 के लेंस से देखें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच करीब 15% वोटों का अंतर है। ऐसे में एनडीए अगर अपने वोट प्रतिशत को बचाए रखने में कामयाब रहता है तो सीटों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तेजस्वी यादव अगर वोट के अंतर को खत्म करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी सीटों को भी बचाए रखने में सफल रह सकते हैं। वैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जोर लगाकर कुर्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब कुर्सी किस दिशा में जाएगी, इसके पीछे कई सारे समीकरण काम कर रहे हैं। आज तक ने आज नीतीश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू में कोई अनबन नहीं है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सीएम बनना चाहते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त हो रहा है, आपको लगता है जनता के रुख से कि क्या लगता है कि इस बार चौथी बार भी आपको? हम तो जनता के सेवक हैं, हमको इन सब चीज़ों पर कभी कुछ रहता है। आज तक इतना दिन चुनाव होता है तो वो तो चुनाव के बीच में लोगों के बीच जाना चाहिए, अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहीं से मेरे मन में कोई बात नहीं रहती और लोगों को भी देखते हैं, सब लोग बात सुनते हैं, ताली बजाते हैं, रिस्पॉन्स है, सब कुछ तो ठीक ही है, पहले जैसा ही है। मतलब 3 चुनाव जो कोई हमको कोई फर्क नहीं दिखता है। बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार भी खोया, जो बाहर लोग रहते थे बिहार के बाहर, अब उसमें बहुत सारे लोग अभी भी बिहार में हैं, कुछ ही लोग बाहर गए हैं जिनको काम मिला है। तो ये एक
परिस्थिति ऐसी बन गई कि रोजगार 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 बेरोजगारी हर साल हर मैनिफेस्टो में पहले के मैनिफेस्टो में रहा करता था कि इस बार ये क्यों ज़्यादा है? क्या कोरोना का ये सब लोग बोल रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल ही फालतू बात है। यहाँ पर जितने लोगों को जो बाहर से आए हैं, और कितना बढ़िया कि हमने जाकर के फिजिकली देखा कि किस तरह से काम लोग कर रहे हैं, अनेक जगहों पर, अनेक जिलों में काम मिला है, लोगों को काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, सबको सहायता दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डीएम को दे दिया गया है और कहा गया कि एक एक जगह काम हुई, बहुत लोग काम कर रहे हैं। नौकरी का मसला आया है, आप सरकार में हैं, नौकरी तो मैं बता कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, 10 लाख नौकरी देना संभव है राज्य सरकार? फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिएगा? है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी नौकरी, आप बताइए, हम लोग सरकारी सेवा खाली रहने दे रहे हैं? इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं। बजट क्या था इन लोगों का बताइए तो? 24,000 करोड़ से भी कम बजट था, 2,11,000 करोड़ बजट है। लोगों का तनख्वाह नहीं मिलता था, सबका तनख्वाह मिलता है। एक सवाल ये कहना चाहेंगे कि 2013 से पहले जो बीजेपी के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन था, जो ट्यूनिंग थी, वो इस बार लगता है कहीं ना कहीं कुछ जिस तरह की कुछ घटनाएं सामने आ रही है, आपको लगता है कि तालमेल उसी तरह का है या बेहतर हुआ है दोनों के बीच में? हम लोगों का बीजेपी? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप जरा बताइए तो, वही लोग ना मेरे बारे में बोल रहे हैं। हम कहे हैं कि हमको कहिए कि हम प्रधानमंत्री, हम किसी प्रधानमंत्री जी को या उनके पार्टी के नेता को, किसी से हमारी बात हुई है कि आप हम ही को बनाइए? हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं। तो उन्हीं लोगों की तरफ से कहा। बार बार ये भी कहना कि कम सीट भी आएगा तब भी बनाएंगे। ये क्या मुख्यमंत्री क्या आएगा नहीं आएगा, ये तो मीडिया के लोग पूछते हैं, लोग जवाब देते हैं। हम कहने गए हैं, हम कुछ कहने गए हैं कि हमको बनाइए? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, और हमारा कोई संबंध में कोई दिक्कत नहीं। और बिहार चुनाव के बाद अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की भी, जहां वोटिंग में अब सिर्फ एक दिन रह गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोकने के लिए जो बाइडेन मैदान में है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और आपको आसान भाषा में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आखिरकार उस दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसका इंतजार न सिर्फ अमेरिका को है बल्कि पूरी दुनिया को है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से 74 साल के डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी के लिए मैदान में है, तो उन्हें चुनौती दे रहे डेमोक्रेट 78 साल के जो बिडेन अगर चुनाव जीत गए तो अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने का खिताब हासिल करेंगे। अमेरिका में जीतने के लिए लड़ाई इलेक्टोरल कॉलेज का बहुमत अपने नाम करने की होती है। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और इसका गणित क्या है, इसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस बार वोटिंग के नतीजे जानने के लिए आपको कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों तक इंतजार करना पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में वोटिंग डे से पहले पोस्टल बैलेट से वोटिंग की भी व्यवस्था है। इसके नियम अमेरिकी राज्यों में अलग अलग हैं। हर राष्ट्रपति चुनाव में पोस्टल बैलेट से वोट पड़ते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के साए में हर चुनाव में लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ पोस्टल वोटिंग हो चुकी है। 2016 के चुनाव में वोटिंग के बाद रुझानों के आते ही आधी रात को ही डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दे दी थी, लेकिन इस बार नतीजों के लिए लंबे इंतजार की संभावनाओं के बाद पोस्टल बैलेट की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कानूनी लड़ाई का संकेत दिया है। And I think it's terrible when we can't know the results of an election the night of the election in a modern day age of computer. I think it's a terrible thing, and I happen to think it was a terrible decision for our country made by the Supreme Court. और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देख रहे हैं आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।